और अब खबरें तफसील से। दिल्ली के वजीर सेहत सत्येंद्र जैन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया है। सत्येंद्र जैन से इस मामले में काफी दिनों से पूछताछ चल रही थी। हाल ही में ईडी ने कार्रवाई करते हुए 4.81 करोड़ की जायदाद को अटैच किया था। तकरीबन 4.81 करोड़ रुपए मालियत के गैर मनकूला असासों के अटैचमेंट ऑर्डर में जिन अफराद का नाम लिया गया है वो सत्येंद्र जैन के साथी और खानदान के अफराद हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इस गिरफ्तारी की सख्त मुखालफत की है। उन्होंने सिलसिलेवार ट्वीट्स में कहा कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ 8 साल से फर्जी मुकदमा चलाया जा रहा है। ईडी ने कई सालों तक फोन करना बंद कर दिया क्योंकि उन्हें कुछ नहीं मिला। अब दोबारा शुरू हुआ क्योंकि सत्येंद्र जैन हिमाचल के इलेक्शन इंचार्ज हैं। वहीं बीजेपी ने आम आदमी पर तंज करते हुए कहा है कि ये ईमानदार पार्टी के ईमानदार वजीर हैं। और अब बात ज्ञानवापी मस्जिद मामले की। ज्ञानवापी मस्जिद केस की समाअत वाराणसी जिला कोर्ट ने 4 जुलाई तक के लिए मुलतवी कर दी है। जिला कोर्ट में आज हुई समाअत में मुस्लिम फरीक ने अपने दलाइल रखे। एक रिपोर्ट देखिए। ज्ञानवापी मस्जिद तनाज़ा मुसलसल ज़ेरे बहस है। आज वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इस मामले की समाअत हुई। जिले अदालत ने केस की समाअत 4 जुलाई तक मुलतवी कर दी। इस दौरान अदालत में मुस्लिम फरीक ने हिंदू फरीक के दावे पर एतराज़ात दायर किए। हिंदू फरीक अगली तारीख को अपने दलाइल पेश करेगा। सर्वे रिपोर्ट अभी सौंपी नहीं गई है। वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी फरीकैन को सौंप दी जाएगी। बहस आज पूरी नहीं हो पाई, इसलिए 4 जुलाई को इस मामले की अगली तारीख लगी है। मुस्लिम पक्ष ने पैरा नंबर 36 तक प्लेस का पढ़ा है। उन्होंने कल बहस करने में असमर्थता जताई। जून की छुट्टी में बहस करने में असमर्थता उन्होंने अपनी डिफिकल्टी जताई है। तो अब 4 जुलाई को इस मामले की सुनवाई होगी और साथ ही साथ जो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी है कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि वो हम सारी पार्टीज को मुहैया कराएंगे। पर क्या कंडीशंस होंगी, क्या शर्तें होंगी, वो कोर्ट बताएगा। ये बताइए, मुझे ऐसा लगता है कि ये पब्लिक रिकॉर्ड है, इसमें इसलिए कोई कंडीशन नहीं लगनी चाहिए। और मुस्लिम पक्ष की जो आपत्ति थी उस पर आज कोई बहस नहीं। हम तो यही चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी इस मामले की बहस पूरी करें, हम अपनी बहस पूरी करें और कोर्ट का फैसला आए मेंटेनेबिलिटी पे और उसके बाद ये मामला आगे बढ़े। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 8 हफ्ते का समय नहीं दिया था, ये मिसनोमर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब 7/11 की सुनवाई हो जाएगी तो इंटरिम ऑर्डर सीलिंग का उसके 8 हफ्ते तक लागू रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 8 हफ्ते के अंदर डिसाइड करने की कोई डेडलाइन नहीं दी है, कोई टाइम बाउंड नहीं है। और दूसरी बात, मुस्लिम पक्ष अपनी जब बहस कर लेगा 4 जुलाई को तो उसके बाद अपना पक्ष रखेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी मामला डिसाइड हो। दूसरी तरफ ज्ञानवापी को हिंदुओं के हवाले करने का मुतालबा करने वाली दरख्वास्त की समाअत फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई। इस दौरान अदालत ने तमाम दरख्वास्त गुजारों को असल मुकदमे की कॉपी देने को कहा। अदालत ने अगली समाअत 8 जुलाई को मुकर्रर की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। राजधानी भोपाल की तारीखी जामा मस्जिद को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी घमासान शुरू हो गया है। भोपाल रुकने पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा के जरिए जामा मस्जिद मामले में जांच कराने के मुतालबे पर सीनियर कांग्रेस लीडर व साबिक वजीर सज्जन सिंह वर्मा ने अपने सख्त रद्द-ए-अमल का मुजाहरा किया है। कांग्रेस लीडर सज्जन सिंह वर्मा का कहना है कि बीजेपी के जरिए धर्म का अफीम पिलाकर न सिर्फ नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है बल्कि मस्जिद मंदिर में इसलिए उलझाया जा रहा है ताकि नौजवान हुकूमत से रोजगार का मुतालबा न करें। वाज़ेह है कि भोपाल जामा मस्जिद को शिव मंदिर बताते हुए संस्कृति बचाओ मंच के जरिए 19 मई को तहरीक शुरू की गई थी, लेकिन यह पहला मौका है जब कांग्रेस के किसी सीनियर लीडर ने इस पर अपने मौक़िफ़ का इज़हार किया है। जहां आक्रांताओं ने कुठाराघात करके हमारी आस्था को ठेस पहुंचाई है, ऐसे स्थानों पर निश्चित रूप से धार्मिक स्थल, पूजा स्थल कहीं भी बन सकते हैं और पर किसी के साथ तोड़ करके कुछ और स्थान बनाओ या उनको ठेस पहुंचाना भावना होनी चाहिए। ऐसे मुद्दों पर बहुत ही संवेदनशील तरीके से विचार करना चाहिए और अगर कुछ सत्यता है तो उसकी जांच में कोई मुझे लगता है दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जांच होनी ही चाहिए। उनके बीजेपी के बिच्छू जो हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद करते फिर रहे,
अभी यहाँ की भी अपनी कौन सी मस्जिद है वहाँ पहुँच गए, जामा मस्जिद का सर्वे कर, जामा मस्जिद। इस तरीके के वातावरण बना के इस देश को क्यों टुकड़े टुकड़ों में बांटना चाहते हो? यदि नड्डा साहब आप आ रहे हो तो वातावरण सौहार्दपूर्ण रहे, इस बात की तालीम दे के जाना। देश कितना पीछे जा रहा है, आज़ादी के 75 साल बाद भी हमें मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान खिलाया जा रहा है। मेरे देश के नौजवान को क्लोरोफार्म सुंघाया जा रहा है मोदी और नड्डा जैसे लोगों के द्वारा कि जॉब मत मांगो, हिजाब की बात करो। ये इस तरह का विमनस्ता फैला के देश को कई वर्ष पीछे ले जा रहे हैं। राज्यसभा के रुकन डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन का कहना है कि मुल्क में तारीखी मस्जिदों और दरगाहों के सिलसिले में हरगिज तनाज़ा पैदा न किया जाए। उन्होंने कहा कि तारीखी इबादतगाहों की हिफाजत के सिलसिले में कानून मौजूद है, लेकिन हालिया दौर में चंद तंजीमें कानून की खिलाफ वर्जी कर रही हैं। मंगलुरु में डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत ने आवाम से ढेर सारे वादे किए थे, उन वादों को पूरा नहीं किया गया, इसलिए मजहब के नाम पर सियासत की जा रही है। जिस तरह से वो हर सतह पे फेल हुए हैं, जिस तरह से वो तमाम उनके जो वायदे थे अवाम को, वो किसी भी वायदे वो जो पूरा नहीं कर सके। तो इन तमाम चीज़ों को लेके बीजेपी कश्मकश में है, बीजेपी परेशान है। अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि किन मुद्दे उठाएं, कौन से मुद्दे पे हमारे समाज को बांटें, कौन से मुद्दे पे हमारे देश को बांटें और फिर चुनाव जीतें। क्योंकि इनका जो तरीका है चुनाव जीतने का सिर्फ और सिर्फ बंटवारा, पोलराइजेशन, डिवीजन सोसाइटी के अंदर, इसको लेके कर रहे हैं। हम लोगों ने साफ कहा है, उदयपुर चिंतन शिविर में भी हम लोगों ने रेजोल्यूशन पास किया है, उसके बाद में भी हमारी CWC रेजोल्यूशन पास किया है। 1991 वर्शिप एक्ट जो है वो एकदम साफ है। हम हिंदुस्तान आज़ाद हुई 1947 में, और 15 अगस्त 1947 के पहले जो जैसा था वैसा रहेगा। क्योंकि पास्ट में कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं थी, हिंदुस्तान डेमोक्रेटिक स्टेट नहीं था। उस टाइम पे राजा महाराजा, बादशाहें, जहांपनाहें, ये लोग जो क्या किए इसके लिए और कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता। जामा मस्जिद दिल्ली के बीच गुंबद का कलश आंधी और बारिश की वजह से जमींदोज हो गया। शुमाली मीनार की जाली का सफेद मार्बल भी टूटकर बिखर गया है। इल्जाम है कि तवील अरसे से जामा मस्जिद की मरम्मत का काम नहीं किया गया है। करीब 400 साल पुरानी जामा मस्जिद की मरम्मत के लिए शाही इमाम अहमद बुखारी ने वजीर आजम और एएसआई को कई मरतबा लेटर लिखे हैं, लेकिन मरम्मत का काम अब तक नहीं करवाया गया। कर्नाटक के साहिली शहर मंगलुरु में हिजाब पर तनाजा बरकरार है। मंगलुरु यूनिवर्सिटी की कॉलेज में हिजाब पर पाबंदी के सिलसिले में आज मुस्लिम तालिबात ने डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर KV राजेंद्र से मुलाकात की। मुलाकात के बाद एक तालिबा ने कहा कि इस पूरे मामले में डिप्टी कमिश्नर ने अपनी बेबसी का इजहार किया है। सबूत अगर मौजूद हो तो कानूनी कार्रवाई का मशवरा दिया है। मुतासर तालिबा ने कहा है कि कर्नाटक में जारी हिजाब पर तनाजे से इनके कॉलेज का कोई ताल्लुक नहीं है। ABVP के दबाव में आकर अचानक यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट ने हिजाब पर पाबंदी आयद कर दी है। वाज़ेह है कि मंगलुरु के इस कॉलेज में तकरीबन 45 मुस्लिम तालिबात ज़ेरे तालीम है। ನಾವು ಹೋದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ DC ಅವ್ರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅವರ ಅಸಹಾಯಕತೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಇದು ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಇದು ಬಂದಿರುವಂತಹದ್ದು ಹೊರತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅವರ ಮಾತಿನ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ಆದಂತಹ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ, ಸೊ ನೀವು ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಮುಂದೆ ಅದೇ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಹಿಜಾಬ್ ವಿವಾದಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಹಿಜಾಬ್ ವಿವಾದಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಏನು ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅದಾಗಿರ್ತದೆ ABVP ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಇಂದ ಆಗಿರ್ತದೆ ಆ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಮೊದಲು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಅವರು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು 3 ಬಾರಿ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅವರನ್ನು ಮೀಟಿಂಗ್ಗೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿಸಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದಿರುವಂತದ್ದು. ಇವನ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಕೂಡ ಅದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. UPSC सिविल सर्विसेज 2021 के नतायज का ऐलान कर दिया गया है। 685 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। इस मरतबा UPSC में 25 मुस्लिम तलबा ने कामयाबी हासिल की है। UPSC में कामयाब होने वाले तमाम तलबा को वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुबारकबाद दी है।
यूपीएससी में इम्तिहानात के नताइज जारी। कुल 685 उम्मीदवार इम्तिहान में हुए कामयाब। सिविल सर्विसेज में 25 मुस्लिम उम्मीदवार हुए कामयाब। जामिया मिल्लिया इस्लामिया रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी से 12 मुस्लिम उम्मीदवार हुए कामयाब। हज हाउस कोचिंग क्लास के 3 तलबा हुए कामयाब। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने सिविल सर्विस इम्तिहान 2021 के नताइज का ऐलान किया। कमीशन ने कहा कि 685 उम्मीदवार इम्तिहान में कामयाब हुए हैं। इनमें श्रुति शर्मा को पहला मुकाम हासिल हुआ, जबकि अंकिता अग्रवाल और गामिनी संगला ने बेतरतीब दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल की। पहला मुकाम हासिल करने वाली श्रुति शर्मा ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया रिहायशी कोचिंग एकेडमी से यूपीएससी सिविल सर्विसेज इम्तिहान की तैयारी की थी। पहला मुकाम हासिल कर इन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया का नाम रोशन किया। यूपीएससी टॉपर श्रुति शर्मा की वालिदा का कहना है कि उनकी बेटी ने ख्वाब पूरा किया और वो बेहद खुश हैं। बहुत बड़ा सपना साकार किया है। कभी मैंने भी यूपीएससी देना चाहती थी, लेकिन नहीं कर पाई थी क्योंकि गांव से बिलोंग करती थी। कुछ परिस्थितियां ऐसी रही, लेकिन श्रुति ने सारी कमी पूरी कर दी। फर्स्ट रैंक लाके तो इसका पूरे परिवार के कॉल्स आ रहे हैं, सब बहुत ज्यादा खुश है। मैं कॉल पिक भी नहीं कर पा रही। सिविल सर्विसेज में 685 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। उनमें 25 मुस्लिम उम्मीदवार भी शामिल हैं, जिसमें जामिया मिल्लिया इस्लामिया रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी से 12 और हज हाउस कोचिंग क्लास के 3 तलबा कामयाब हुए हैं। अरीबा नौमान रैंक 109, मोहम्मद सुब्बोर खान रैंक 125, सैयद मुस्तफा हाशमी रैंक 162, अफनान अब्दुल समद रैंक 274, अरशद मोहम्मद रैंक 276, मोहम्मद साकिब आलम रैंक 279, असरार अहमद किचलू रैंक 287, आशिक अली PI रैंक 305, मोहम्मद अब्दुल रऊफ शेख रैंक 309, नाजिश उमर अंसारी रैंक 344, फैसल खान रैंक 364, शमाइला चौधरी रैंक 368, मावेश अब्दुल करीम रैंक 386, मोहम्मद कमरुद्दीन खान रैंक 414, मोहम्मद साबिर रैंक 419, फैसल रजा 441, मासूम राजा खान 457, आसिफ ए रैंक 464, सानिया रैंक 467, तहसीन बानो 482, शेख मोहम्मद जैब जाकिर 496, मोहम्मद सिद्दीक शरीफ 516, मोहम्मद शौकत अजीम 545, मुकामा एम हसनी मुबारक 575, अनवर हुसैन 600। इम्तिहान में कामयाब होने वाले तमाम उम्मीदवारों को वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुबारकबाद दी। वजीर आजम ने कहा कि उन तमाम लोगों को मुबारक हो जिन्होंने सिविल सर्विसेज मेन इम्तिहान 2021 में कामयाबी हासिल की। उन नौजवानों के लिए मेरी नेक तमन्नाएं जो भारत की तरक्की के सफर के एक अहम वक्त में अपना करियर शुरू कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और कुछ और खबरें। मध्य प्रदेश से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए होने वाले इंतखाब के लिए कांग्रेस उम्मीदवार विवेक तन्खा आज अपना पर्चा नामजदगी दाखिल उन्होंने कर दिया है। विवेक तन्खा के पर्चा नामजदगी से कबल भोपाल PCC में कांग्रेस लीडरान ने इनका इस्तकबाल किया। इसके बाद विवेक तन्खा की पर्चा नामजदगी में MP कांग्रेस सदर कमलनाथ समेत बड़े कांग्रेस लीडरान ने शिरकत की। विवेक तन्खा के पर्चा नामजदगी के बाद साबिक CM व MP कांग्रेस सदर कमलनाथ आज के दिन को जहां खुशी के दिन से ताबीर किया, वहीं उन्होंने शिवराज सिंह हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। वहीं विवेक तन्खा ने पर्चा नामजदगी दाखिल करने के बाद कश्मीरी पंडितों के मसाइल को हल करने और उनकी बाज़ाबातकारी को लेकर तहरीक चलाने का ऐलान किया। विवेक तन्खा ने इस मौके पर कश्मीरी पंडितों की नुमाइंदगी और उनकी बाज़ाबातकारी के मामले को हल करने का मुतालबा किया। मतलब इस बार नहीं, ये मेरी तासीर में है। और मैं आपको पता नहीं, 2000 में मैंने कश्मीर के जो पंडितों का जो कैंप है जबलपुर से, वहाँ एक एम्बुलेंस डोनेट की थी, एक कंप्यूटर डोनेट किया था। जब भी कश्मीर में विपत्ति हुई, चाहे उड़ी में हुई, मैं वहाँ सामान लेके पहुँचा हूँ। राजनीतिक रूप से नहीं पहुँचा हूँ, समाज सेवी के रूप में पहुँचा हूँ। तो मैं तो कश्मीर से जुड़ा हूँ और मुझे तो पीड़ा थी अपनी कि जब
कश्मीर का बजट पार्लियामेंट में पास हो रहा था और विपक्ष की तरफ से मैं उस डिबेट को लीड कर रहा था, तो मैंने कहा देखिए कैसी विडम्बना है, 7 साल से कश्मीर में सरकार नहीं है, उनका बजट हम पास करते हैं और उनके रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, हम उनकी डिबेट करते हैं। आज कांग्रेस में खुशी का दिन है, हमारी पार्टी पे खुशी का दिन है और मध्य प्रदेश की जनता में भी एक खुशी का दिन है। क्या क्राइटेरिया जो जिसने जन सेवा करी है वही क्राइटेरिया है और वही क्राइटेरिया के मुताबिक इन्होंने जो पिछले सालों 6 सालों में सेवा करी और उसके पहले जो सेवा करी, ये तो मध्य प्रदेश के अटॉर्नी जनरल भी रहे हुए हैं। लेकिन सर बीजेपी देखिए बीजेपी को कोई ना कोई सफाई देनी है, ये नौटंकी का समय गया, आज बहुत अंतर है, परिवर्तन है, मतदाताओं में परिवर्तन है, ये नाटक नौटंकी वो समझते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश की जनता आगे आने वाले विधानसभा में इन्हें मुंह तोड़ जवाब देगी। पंजाब में जो मर्डर हुआ है, पंजाब में जिस तरीके नज़्म हामिद हसन शाद के ज़ेर-ए-एहतमाम भोपाल स्टेट म्यूजियम में एजाज़ तकरीब के साथ मुशायरे का इनेकाद किया गया। एजाज़ तकरीब में उर्दू ज़बान और अदब, तहक़ीक़ व तसनीफ़, सहाफ़त के मैदान में नुमाया खिदमत अंजाम देने के साथ साथ फ़नून लतीफ़ा के मैदान में अहम खिदमत अंजाम देने वाली शख्सियात को हामिद हसन शाद एजाज़ से सरफराज किया गया। सोसाइटी के जरिए डॉक्टर मोहम्मद नोमान, डॉक्टर एहसान आज़मी, डॉक्टर मोहम्मद नसीम खां, शमीम ज़हरा, आरिफ अजीज, हमीद गौहर, डॉक्टर नायाब हसन, डॉक्टर उसामा खान, डॉक्टर आफरीन अली समेत 18 लोगों को एजाज से सरफराज किया गया। इस मौके पर मुशायरे का भी इनेकाद किया गया, जिसमें भोपाल के मुक़्तदा शोरा ने अपने बेहतरीन कलाम से सामीन को महसूस किया। देखिए, ये बज़्म हामिद हसन शाद हमने अपने वालिद की याद में शुरू किया है। उनका इंतकाल 2000 में हो गया था। आप एक पत्रकार भी थे, एक उर्दू टीचर भी थे, शायर भी थे, समाज सेवी भी थे और तालीम के उसमें उनका स्कूल भी हैं उनके। तो अब उनकी याद में उनके इंतकाल के बाद फिर ये सब काम मैंने शुरू किया और हर साल में इसी फील्ड से जिसमें वो काम करते थे उसमें अच्छी हस्तियों को मैं इनामात देता हूँ, अवार्ड सेरेमनी के ताल्लुक़ से उन तक पहुँचाता हूँ। की गली का पता बताने लगे, गजल घुमानी है मेरा समाज का से कि मैं उनके हुस्न की क्या क्या मिसालें दूं यारो, मैं उनके हुस्न की क्या क्या मिसालें दूं यारो, जो उनको देखा तो सितारे भी मुँह छुपाने लगे। इस तरह हो गया रास में कदम बोसी मेरी, उनके कदमों तले जब धूप में साया जाए। कर्नाटक के दावनगिरी शहर में आज़मीन हज के लिए तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। कर्नाटक रियासती हज कमेटी की हिदायत पर समाजी खिदमत गुजार अयूब पहलवान और उनके साथियों ने मिलकर एक रोजा प्रोग्राम का इनेकाद कराया। दावनगिरी और चित्रदुर्ग अजला के तकरीबन 250 आज़मीन हज ने तरबियती प्रोग्राम से इस्तेफादा किया। मौलाना फजलुर रहमान और मुफ्ती अनीसुर रहमान ने मनासिक हज की जानकारी दी। हज के मुख्तलिफ मरहलों और मदीना मुनव्वरे में हाजिरी के आदाब पर रोशनी डाली गई। इस मौके पर मरकजी और रियासती हज कमेटी से अपील की गई कि वो आज़मीन हज को सफर की बर वक्त मालूमात फराहम कराएं। काम किया जाता था, इससे पहले कभी भी इतना अच्छे तरीके से निज़ाम नहीं बनता था। तो हमारे यहाँ के साबिक़ अर्बन डेवलपमेंट के चेयरमैन मेरे अजीज़ दोस्त अयूब पहलवान साहब ने गुज़िश्ता 5-6 साल से
ये तरबेती कैंप की पूरी जिम्मेदारी लेकर उन्होंने खुद अपने ज़ाती खर्च और अखराजात से ये तरबेती कैंप कराते हैं। इससे पहले यहाँ पर यह निज़ाम हमारे दावणगेरे ज़िले में नहीं था, तो अभी चित्रदुर्गा और दावणगेरे ज़िले के जो भी हुज्जाज इकराम जाते हैं उनका तरबेती कैंप से लेकर सुबह के आने जाने का, शाम को उनकी रवानगी तक उनका जो भी निज़ाम रहता है वो निज़ाम की जिम्मेदारी हमारे अली जनाब अलहाज, वो भी हाजी हैं, अलहाज मोहम्मद अयूब पहलवान साहब ने इसका बेड़ा उठाया है। उनको अमन के वास्ते और खुशियों के वास्ते हर कौम में मिलजुल को एक भाई होकर रहने के वास्ते, अपने सेहतों के वास्ते, हमारे गाँव घर रिश्तेदारी शहर मुल्क स्टेट में अमन और सुकून का पैगाम पहुंचाना, अल्लाह ताला का आता को तुम्हें दुआ करना, हमें अमन और शांति से रहने का पैगाम सुनाना, अल्लाह के पास दुआ करना कर बोल को हमें अन्य लोगों को और ख़वातीन को भी और अन्य बुज़ुर्गों को, जाने वाले हज यात्रियों वालों को, सबको भी हमें ये नसीहत दिए हैं। बुजुर्गों ने कहा है कि एक ही सफ में खड़े हैं महमूद व अयाज, ना बंदा रहा ना बंदा नवाज। एक अल्लाह को मानने वाले, एक नबी को मानने वाले, एक कुरान को मानने वाले, मैं अपने दीनदार भाइयों से, मैं हुज्जाज इकराम से यह दरख्वास्त करता हूँ कि आप हज पर जाएंगे तो काबे को जिस तरह काबा आपको दीदार होगा उस तरह आप हिंदुस्तान के, ख़ास कर को हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए इत्तेहाद, मुत्तफ़िक़ और मुत्तहिद होने के लिए दुआ करना कर बोल को मैं दरख्वास्त करता हूँ। भाईचारा, अमन और हमारा जो है हज कमेटी से हमारी आज़िज़ाना दरख्वास्त है कि हाजियों को जो अब तकलीफ़ है वो तकलीफ़ होने ना दें। कि हाजियों को तकलीफ़ ये हो रही है कि इंजेक्शन कब होने वाले हैं, ये सूटकेस कब आने वाले हैं, जाने की तारीख़ क्या है, और ये चीज़ों का उनको मुआयना ही मालूम ही नहीं है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि जल्द से जल्द इंजेक्शन दिलाकर जो 9 तारीख़ का फ़र्स्ट फ़्लाइट जो निकलने वाला है, और फ्लाइट के अंदर हुज्जाज इकराम को जो सामान लगेज रख जाने के सूटकेस भी हैं वो भी उनको इता फरमाएं। और नाज़रीन, इसी के साथ खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान विसाल आज़म को दीजिए इजाज़त। आदाब।